हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज तक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। यह प्रश्न पेपर में 100% आएगा, मेरी गारंटी है। आज मैं आप लोगों को समाज विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूँ। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपको इसमें बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय तीनों देखने को मिलेगा। मात्र मेरा ही एक ऐसा चैनल जो आपको 95% टारगेट लेकर चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करा रहा है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे बहुविकल्पीय देखेंगे आप, लघु उत्तरीय देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय भी आप देखने वाले हो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप लोगों के लिए है, थोड़ा भी मिस मत करना। आप चाहोगे तो इस वीडियो से मात्र आप पास हो सकते हो समाज विज्ञान में, लेकिन पास थोड़ी होना, हम लोगों को तो 95% लाना है। ठीक है मेरे प्यारे जो, इस वीडियो को आप लोगों को पहले लाइक ही करना है। सबसे पहले बात, चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। इस बार मैं पूरा का पूरा संपूर्ण तैयारी कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न कवर करेंगे, फिर लघु उत्तरीय, तब जाकर दीर्घ उत्तरीय करेंगे। ठीक है, पूरा संपूर्ण वीडियो है। अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को एक एक वर्ड में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। अब बहुविकल्पीय प्रश्न में जितना भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसमें सबसे पहले आप लोगों का आंसर आना चाहिए और पूरे में पूरे आप लोगों का सही होना चाहिए। चलिए देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है और पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूँ। बताइए, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली जो सोसाइटी था उसका जो संस्थापक था वो कौन था, आपको बताना है। गैरिबाल्डी, विस्मार्क, काबूर कि मेजनी? बताइए, यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन था? ठीक है, आप लोगों को बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। मुझसे पहले ही आप आंसर कर दो और सब क्वेश्चन कराया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजनी। ठीक है, यंग इटली सोसाइटी का जो संस्थापक था कौन था? मेजनी था। तो डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने डी दिया है 100% उनका आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा। देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा यह है कि फ्रांस में गणतंत्र, देखिए बोला है ना कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? 1815 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1848, 1871 ईस्वी? बताइए, फ्रांस में गणतंत्र की जो घोषणा हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगा राइट आंसर इसका, बताइए। देखिए, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी जो 1815 ईस्वी में। ये डेट आप लोगों को याद होना चाहिए, याद भी होगा, मुझे कंफर्म मालूम है। ठीक है, 1815। चलिए काउंट करते रहेगा कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। यहाँ पे तीसरा प्रश्न यह है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? बताइए, फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रारंभ हुआ कब हुआ? 1788 ईस्वी, 1789 ईस्वी, 1790 ईस्वी, 1787 ईस्वी? बताइए, फ्रांसीसी क्रांति पूछ रहा है ना, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1789 में। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? 1789 ईस्वी में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, और प्रश्न नंबर 4, इसका आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 4 यह है कि राष्ट्रवाद, क्या बोला है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से सर्वप्रथम हुआ? राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था वो किस देश से सबसे पहले हुआ था? जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से, इंग्लैंड से? बताइए, क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से सर्वप्रथम हुआ? तो वो है फ्रांस। वो क्या है? फ्रांस है। मतलब सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि जूसेफे मेसनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। कह रहा है कि जूसेफे मेसनी द्वारा स्थापित जो गुप्त संगठन कौन सा था? यंग इटली, इंग्लैंड, यंग प्रसा, यंग जर्मनी? बताइए क्या होगा राइट आंसर। जूसेफे मेसनी द्वारा स्थापित गुप्त जो संगठन बनाया गया था वो कौन सा संगठन का क्या नाम था? तो उसका नाम था यंग इटली। ठीक है, क्या था? यंग इटली, याद रखिएगा। चलिए, एक पांचवे का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने ए पे क्लिक किया है बिल्कुल उनका आंसर 100% सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। यहाँ से है कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? कह रहा है कि 1789 में जो फ्रांस था वह फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? असीमित राजतंत्र कि सीमित राजतंत्र कि प्रजातंत्र था कि गणतंत्र था? बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो यह जो प्रश्न है बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो आप बताओगे कि सीमित राजतंत्र था। कैसा? सीमित राजतंत्र था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 7।
प्रश्न नंबर 7 जो है वो है कि ऑटो वान बिस्मार्क, ऑटो वान बिस्मार्क का जो संबंध था वो किस देश से था, आपको बताना है। ठीक है, इटली से था कि जर्मनी से था कि फ्रांस से था कि ब्रिटेन से, बताइए। ऑटो वान बिस्मार्क का जो संबंध था वो किस देश से था, इटली, जर्मनी, फ्रांस की ब्रिटेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उत्तर दोगे जर्मनी से। ठीक है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किससे था, जर्मनी से। भूलना नहीं आप लोगों को, इसे याद भी होगा आप लोगों को, बहुत बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा चुका हूं मैं। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग, प्रश्न नंबर 8। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है कि नेपोलियन, क्या बोला है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई, नेपोलियन की जो पराजय हुई कब हुई, 1814 ईस्वी कि 1815 कि 1816 कि 1817, बताइए। नेपोलियन की जो पराजय हुई कब हुई, डेट पूछ रहा है कब हुई। प्यारे बच्चों 1815 में, इस डेट को आप लोग याद रखना, 1815 में नेपोलियन का पराजय हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, भूलना नहीं आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 9 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किसे 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। कह रहा है कि बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। विलियम प्रथम को, विलियम द्वितीय को कि फेडरिक विल्हेम प्रथम को कि फेडरिक विल्हेम द्वितीय को, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को बताना है क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का, कि 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किसे किया गया, तो वे थे विलियम प्रथम। कौन थे, विलियम प्रथम, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये सारे प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं, और मैं आपको बताऊं प्रश्न नंबर 10वां, देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां, कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। कह रहा है कि जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था, अगर उस एकीकरण में सबसे अगर मुख्य भूमिका किसकी थी, आपको बताना है। ऑटो वन बिस्मार्क की, काइजर विलियम प्रथम की, कि हिटलर की थी, कि मेस्सनी की। तो बताइए कि जर्मनी के एकीकरण में जो मुख्य भूमिका किसकी थी, बताना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो थे आपके ऑटो वन बिस्मार्क। सबसे ज्यादा अहम भूमिका इन्हीं की थी जर्मनी के एकीकरण में। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया, बताइए। महात्मा गांधी जो थे वो असहयोग आंदोलन कब आरंभ किए थे, 1919, 1920, 1922 कि 1929, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा प्रश्न है, आपको बताना बताना है कि असहयोग आंदोलन जो है कब आरंभ किया महात्मा गांधी ने। तो आप आंसर देखो 1920 में। कब, 1920 में आरंभ किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद भी होगा आप लोगों को। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखो कि असहयोग आंदोलन, देखिए असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। अभी हमने पहला प्रश्न ये देखा कि असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ, तो 1920 में, अभी देखा। पूछ रहा है कि जो असहयोग आंदोलन हुआ था वो मुख्य कारण उसका क्या था होने का। रॉलेट एक्ट था, कि प्रथम विश्व युद्ध था, कि खिलाफत आंदोलन, कि प्रथम विश्व युद्ध। देखिए आपके क्वेश्चन बैंक में गलत दिया है, आप इसको द्वितीय कर लीजिएगा। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध। एक प्रथम दे दिया तो चौथा भी प्रथम थोड़ी होगा। तो असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण था मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका खिलाफत आंदोलन था। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, और अगला प्रश्न तो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पूछता है कि चौरी चौरा कांड जो है किस वर्ष घटित हुआ। ये प्रश्न हमेशा पूछता है कि चौरी चौरा कांड जो है किस वर्ष घटित हुआ, 1920, 1921, 1922, 1925, बताइए। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ। हमने बताया था कि चौरी चौरा दो डबल आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे भी दो होगा, यहाँ पे भी दो होगा। ठीक है, क्योंकि चौरी चौरा एक ही सिमिलर वर्ड है, तो ये भी दो, ये भी दो, मतलब कि 1922, बात खत्म। ये ट्रिक हमने बताई थी याद करने का, और याद हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है, देखिए क्या है, कह रहा है कि हिंद स्वराज, क्या है कि हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है। तो देखिए हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक हैं, बताइए। सरदार पटेल हैं, कि बाल गंगाधर तिलक हैं, कि महात्मा गांधी हैं, कि सुभाष चंद्र बोस, बताइए। कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। सिंपल सबका जवाब आएगा कि महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी ही लिखे थे हिंद स्वराज। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है उनका। चलिए क्वेश्चन 4 क्लियर हो गया, मतलब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न तो वाकई में बहुत ज्यादा सिंपल है, तो कोई भी बता देगा, छोटा बच्चा भी इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बता देगा। कि भारत में जो राष्ट्रपिता, देखिए कितना सिंपल है, कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है। ठीक है,
महात्मा गांधी को, कि जवाहरलाल नेहरू को, कि सुभाष चंद्र बोस को, कि गोपाल कृष्ण गोखले को? तो सबको मालूम है कि राष्ट्रीय पिता किसको कहा जाता है, तो महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को सारे प्रश्न? एक प्रश्न आपको एग्जाम में बाहर इससे जाने वाला नहीं है, सारे प्रश्न करके आओगे, मेरा वादा है, बस आप डेली पढ़ते रहो। अगला प्रश्न क्या है देख लो, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना कब हुई थी? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई कब हुई थी? 1904, 1857, 1855, 1885? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को भूलना नहीं है आप लोगों को। तो उत्तर होगा 1885, याद रखिएगा, ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं और सारे एग्जाम में बनेंगे। और अगला प्रश्न अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न नंबर 7 जो है देख लीजिए क्या है, कि भारत छोड़ो आंदोलन, की कितना अच्छा प्रश्न है, कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? बताइए, जो भारत छोड़ो आंदोलन था किसने प्रारंभ किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, की महात्मा गांधी? बताइए। तो सिंपल आप आपको जवाब रहेगा कि भारत छोड़ो जो आंदोलन है किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने, मतलब ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारा बच्चों, क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा इससे। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो देख लो प्रश्न नंबर 8 क्या है, कि देखिए ये प्रश्न अच्छा लगता है हमको, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जो स्वराज है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन था? जिनका भी कथन है बहुत वाकई में कमाल का कथन है उनका, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बताइए, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, कि बाल गंगाधर तिलक, कि जवाहरलाल नेहरू, कि महात्मा गांधी? बताइए, प्रश्न नंबर 8 में का राइट आंसर क्या होगा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, इन्हीं का कथन था। ठीक है, तो प्रश्न नंबर जो 8 है वो दिख रहा है आप लोगों को, इसका बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वाकई में अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यह है, कि महात्मा गांधी, देखिए बोला है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे हैं? अच्छा प्रश्न है, कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे हैं? 1914 और 1915 और 1918 के 1919? बताइए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस जो कब लौटे थे, किस सन में लौटे थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1915, ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लो क्या है। अगला प्रश्न यह है, कि 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? यह प्रश्न वाकई में आप लोगों को याद होना ही चाहिए, कि 13 अप्रैल 1919 कौन सी घटना हुई थी? सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत, साइमन कमीशन का भारत आगमन, कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड? बताइए, ये क्या होगा राइट आंसर? वाकई में बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 घटना किससे संबंधित है? सबका आंसर आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लो क्या है। अगला प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है, कि करो या मरो, करो या मरो का नारा किसका था? बताइए, करो या मरो का जो नारा था वो किसका था? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, की महात्मा गांधी? बताओ, करो या मरो का जो नारा था वो किसका था? सिंपल आप जवाब दोगे कि महात्मा गांधी का था, मतलब ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न यह है, कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वंदे मातरम जो गीत है वो किसके द्वारा लिखा गया था? आपको बताना है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, कि अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा, कि महात्मा गांधी द्वारा? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। तो देखिए, जो वंदे मातरम गीत था उसने कौन लिखा था इनको? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित यह आप लोगों के गीत है, मतलब ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों पहले तो मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं लघु उत्तरीय, इसके बाद हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लघु उत्तरीय। तो चलो पहला प्रश्न देखते हैं, जो कि हमने बताया था आप लोगों को, कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? और ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2016 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में। ठीक है, ये लगातार पूछा गया है और एनसीईआरटी का प्रश्न है, कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे, इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन देखने वाले हैं। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी।
जो राष्ट्रवादी भावना था वो मध्यम वर्ग के जो जर्मन लोग थे उनमें बहुत ही काफी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। अलग अलग इलाकों को उसने जोड़कर एक संसद शासित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया था। और मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर क्या किया, दबा दिया। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया था। और उसके बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का पूरा नेतृत्व संभाल लिया। और उस समय मुख्यमंत्री थे कौन, ऑटो वन बिस्मार्क। और इस प्रक्रिया को उनको जनक माना जाता है। ठीक है। और जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। और 7 वर्ष के दौरान क्या किया उन्होंने, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क और फ्रांस, ठीक है, फ्रांस से 3 युद्धों में, ठीक है, लगभग कितने युद्धों में, 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई। ठीक है, तीनों युद्ध उन्होंने क्या किया, जीत लिया। और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। कब, जनवरी 1871 में वर्सराय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन का सम्राट घोषित किया गया। और इस तरह 1871 में आपका जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो देखिए आप लोगों का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार आप लोगों को याद करना पड़ेगा। इसकी कोई ट्रिक वगैरह है नहीं। ठीक है, इसी तरह आप लोगों को लिखना पड़ेगा। और इसमें से जो जो मैं हाईलाइटेड में पॉइंट किया हूँ उसको आप दिमाग में आप इंक्लूड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यही पॉइंट लिखकर और बीच में अपने से बनाकर लिख लीजिएगा। यही तरीका होता है सामाजिक विज्ञान का याद करने का। नहीं तो आप, लगता है आपको कि वो याद कर पाएंगे, आप कभी नहीं याद कर पाएंगे। कहानी जैसा रिलेटेड करके आप याद करो, जो जो मेन पॉइंट है उसको याद करो और उस मेन पॉइंट को हाईलाइटेड कर देना, एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। यही तरीका होता है इसका याद करने का। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पे हमने पूरा कंप्लीट करा दिया। चलो दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो दूसरा प्रश्न 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न ये था कि ऑटो वन बिस्मार्क कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध है। अब जानेंगे हम लोग ऑटो वन बिस्मार्क के बारे में कि कौन था वह, क्यों प्रसिद्ध था वह। तो देखो ऑटो वन बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर होने के साथ साथ तत्कालीन यूरोप का प्रभावशाली नेता भी था वह। ठीक है, और जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी। उन्होंने 1870 तक बिस्मार्क ने अपनी रक्त और लोहे की नीति से अपने देश की राष्ट्रीय एकता के लिए जीत हासिल की थी। ठीक है, 1870 तक उन्होंने अपने जी जान पे, अपने दम पे उन्होंने देश राष्ट्रीय एकता के लिए जीत हासिल की थी। और 1871 से लेकर 1890 तक बिस्मार्क जो था राज्य के मामलों में सर्वोच्च शिखर पर था। और 1890 में उसने अपने पद से क्या किया, त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, तो यह था आटवान बिस्मार्क कौन थे और क्यों प्रसिद्ध थे, पूरी की पूरी थ्योरी हमने इसमें लिख रखा है। और जो जो मेन पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइटेड किया, यही पॉइंट आपको याद करना है। ठीक है, बाकी अपने बीच में कहानी नुमा याद कर लीजिएगा, इसी तरह रिलेटेड करके आप एग्जाम लिख दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो अगर पूरा का पूरा याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो तो बता दिया हमने। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे नोट कर लेना, अच्छी तरीके से पूरा दिख रहा होगा आप लोगों को, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम बढ़ेंगे तीसरे की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ो कि रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ। देखो 2013 में, 15 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में, 100% 2023 में किया आएगा। ठीक है, लिखित है, क्योंकि ये प्रश्न ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रोलेक्ट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया और क्या परिणाम है। चलिए पूरा का पूरा थ्योरी देखेंगे हम लोग। पहले हेडिंग आप डालोगे रोलेक्ट एक्ट, पहले जानेंगे कि रोलेक्ट होता क्या है। देखो रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। मतलब रोलेट एक्ट में यह था कि अगर आपने गलती किया या नहीं किया, लेकिन आप पे शंका हो गया कि आपने किया होगा, तो शंका के आधार पर आपको गिरफ्तार करके 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाता था रोलेट एक्ट के तहत। कब स्टार्ट हुआ था, 1919 में। ठीक है, देखो इसका परिणाम क्या हुआ, हेडिंग डालेंगे, उसमें परिणाम भी पूछा था, विरोध भी पूछा था। ठीक है, तो परिणाम हेडिंग डाल के लिखेंगे, अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। परिणाम इससे यह हुआ कि जो अंग्रेज थे राष्ट्रवादी, वो किसी पे भी आरोप लगा के और उसको जेल में बंद कर देते थे। और उसके साथ साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया। और उसी समय परिणाम यह हुआ कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्या जो कांड हुआ, ठीक है, इसके स्वरूप रोलेक्टेड के। और इसका विरोध कैसे किया गया था, हेडिंग आप डालोगे विरोध, कि भारत में लोगों द्वारा रोलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया था। किस किस प्रकार से किया गया था, तो देखो पहला ये था कि विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। जब इसका विरोध किया गया रोलेट एक्ट का, तो बहुत अलग अलग शहरों में रैली निकाली गई, जुलूसों निकाला गया इसके विरुद्ध में कि इसको बंद किया जाए। ठीक है, और दूसरा ये था कि रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पे चले गए, जो रेलवे कर्मचारी थे वो सब हड़ताल पे चले गए थे। ठीक है, और तीसरा जो तरीका था कि कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। बहुत बड़े अच्छे अच्छे शहर में, जो बड़े बड़े शहर थे
और बहुत सारे शहर में जो दुकानदार थे वो दुकानदार बंद करके अपना इसका आंदोलन का विरोध किया, ठीक है, रोलेक्ट एक्ट को हटाने के लिए। तो देखो निम्न तरीके थे रोलेक्ट एक्ट को हटाने का, ठीक है, और इसका विरोध किस प्रकार किया गया, 3 तरीके से हमने विरोध लिख दिया। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, रोलेक्ट एक्ट वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है प्रश्न कि 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। 2014 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि 1929 की जो महामंदी हुई थी उस पर भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। और लगातार ये प्रश्न पूछा जाता है, इस बार भी 100% पूछा जाएगा, तो इसको तैयार करना। देखो उत्तर कैसे लिखेंगे यहाँ पे कि वैश्विक मंदी, चाहे उसे महामंदी की है या वैश्विक मंदी, ठीक है, 1929 ने, 1929 में ही तो हुआ था मंदी, तो वैश्विक मंदी 1929 ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डाला। कैसा प्रभाव डाला, व्यापक प्रभाव डाला। 1928 से लेकर 1934 ईस्वी के बीच भारत का जो व्यापार था, भारत के व्यापार में तो आयात निर्यात में 50% की गिरावट दर्ज की गई। 1928 से लेकर 1934 के बीच कितना, 50% गिरावट दर्ज की गई, ठीक है, भारत के व्यापार पे। गेहूं की कीमत जो थी 50% गिर गई। एक और जहां कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिर रही थी, वहीं सरकार ने लगान में छूट देने से मना कर दिया, ठीक है। विश्व बाजार के लिए उत्पादन, देखो उत्पादन करने वाले किसानों पर मंदी की मार अधिक घातक थी। कह रहा है कि जहां पे 50% यहाँ पे जो गेहूं की गिरावट थी वो गिर गई, वहीं कृषि उत्पादों की कीमत में भी तेजी से गिरावट हुई और विश्व बाजार के लिए उत्पादन करने वाले किसानों की मंदी की मार जो है अधिक घातक थी। देखो टाट की निर्यात बंद होने से पटसन की कीमतों में 60% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई और मंदी के इन्हीं वर्षों में भारत कीमती धातु सोने के निर्यात करने लगा। तो देखो ये 1929 में जो आर्थिक महामंदी आई थी तो भारत पे बहुत सारा इफेक्ट दे के गई, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। पूरा का पूरा यहाँ पे गिरावट ही हो गई पूरे के पूरे कृषि विभाग में। जैसे गेहूं की कीमत 50% गिर गया यहाँ पे, ठीक है, उसके बिजनेस आयात निर्यात 50% गिर गए, 60% से अधिक गिरावट दर्ज की गई उसके पटसन में, ठीक है। टाट निर्यात बंद कर दिया गया, मजबूरी में उन लोगों को जो महंगी धातु थी सोने की उसका निर्यात करना पड़ा उन लोगों को, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको किसी कीमत पे याद करना पड़ेगा इस प्रश्न को, ठीक है। चलिए ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, तो हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखो अगला प्रश्न यह है कि ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, इसका क्या उद्देश्य था। अब हम जानने वाले हैं कि ब्रेटन वुड्स समझौता था वो क्या था और इसका उद्देश्य क्या था। 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है, 2016 में, 17 में, 20 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है, 2023 में भी आने वाला है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना कि ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है। देखो पॉइंट वाइज हमने आंसर दिया है। पहला पॉइंट में लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद औद्योगिक जगत में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार को बनाए रखना अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। कह रहा है कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें औद्योगिक जगत में उनकी स्थिरता और पूर्ण रोजगार को बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य चुना, ठीक है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने जुलाई में 1944 ईस्वी में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। और जो उस समय सहमति बनी थी, जो सम्मेलन उन्होंने चलाया था, उसी को हम लोग ब्रेटन वुड्स समझौता कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। देखो दूसरा पॉइंट में लिखोगे यहाँ पे कि सदस्यों देशों के विदेशी लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्थापना हुई थी, ठीक है, मतलब वहां पे स्थापना की गई। कह रहा है कि सदस्यों देश के जो विदेशी लाभ और घाटे के निपटने के लिए जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था उसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। और इसके बाद और क्या किया गया इसमें, तीसरा पॉइंट लिखोगे कि युद्ध के पश्चात पुनः निर्माण के कार्य को पूरा करने के लिए धन का प्रबंध करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण का विकास बैंक का गठन किया गया। जैसे युद्ध के पश्चात जो भी यहाँ पे धन खर्च हुए थे युद्ध में, उसको प्रबंध बनाए रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण का विकास बैंक का गठन किया। और विश्व बैंक और आईएमएफ को ब्रेटन वुड्स संस्थान की जुड़वा संतान भी कहा जाता है, ठीक है। और इन दोनों संस्थाओं की निर्णय प्रक्रिया पर पश्चिमी देशों का नियंत्रण रहता है, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट में आप लोगों को लिखना है। तीसरा पॉइंट की बात, चौथा पॉइंट इसमें लिखोगे, चौथा पॉइंट यहां तक है
कि ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी और इस व्यवस्था में जो राष्ट्रीय मुद्राएं थे, जैसे भारतीय मुद्रा हुआ, रुपया हुआ, डॉलर हुआ, ठीक है, बदले में कितने रुपए देने होंगे यह स्थिर रहता है। और डॉलर का मूल्य भी सोने से संबंध था। उस समय तक डॉलर की जो कीमत थी ना, वो 25 ओंस के बराबर निर्धारित की गई थी, मतलब $1 बराबर 25 ओंस था, ठीक है, उस समय। तो यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है, ठीक है, और इसका क्या उद्देश्य था। हमने पूरा पॉइंट वाइज इसको बना के लिखा है, और एग्जाम में 2023 बोर्ड एग्जाम में जब ये आएगा तो आप लोग इसको 2 बार 3 बार इसको नोट कर लेना, ठीक है, 1 2 बार रिवाइज कर लेना। कुछ भी दिमाग में चलता रहेगा, ये पॉइंट जो मेन मेन पॉइंट है उसको याद करना, वो ये लिख के अपने से बनाकर लिख देना, ठीक है। इसी तरह याद करोगे तभी सामाजिक विज्ञान याद होगा। अन्यथा सोचोगे कि पूरा का पूरा याद कर लें हूबहू, तो नहीं हो पाएगा, कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसी तरह याद करते हैं इसको, जितना 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, पढ़ लोगे, तो उसके दिमाग में आपके फिट हो जाएगा सारे प्रश्न। चलो अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देख लो अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखे। देखिए 13 14 16 17 19 20 22 में कि भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था पूरा का पूरा डिटेल में संक्षिप्त वर्णन करना है। 6 नंबर के लिए प्रश्न आता है, ठीक है। अभी 2022 में भी देखिए पूछा हुआ था। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। अब पूरा डिटेल में लिखेंगे क्योंकि 6 नंबर के लिए प्रश्न है। लिखेंगे कि क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। कह रहा कि क्रिप्स जो मिशन था वह क्या हुआ, असफल हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव भी भारत में जो व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया, ठीक है, और जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के पूरी तरह से भारत छोड़ने पर क्या किया था, जोर दिया था गांधी जी, ठीक है। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने जो आंदोलन चलाया था भारत छोड़ो आंदोलन, कि उन्होंने कहा था कि उसमें ये आंदोलन इसलिए चलाया था कि पूर्ण रूप से जो अंग्रेज हैं भारत छोड़ के चले जाएं। और किस डेट को चलाया था, तो 14 जुलाई 1942 को, ठीक है। और वहां पे उन्होंने जो कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था उस समय, जिसमें सत्ता को भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण एवं भारत छोड़ने की मांग की गई थी, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया। और इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का भाषण दिया था। और भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया और लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े और लोगों ने हड़तालें की और राष्ट्रीय गीतों एवं नारों के साथ प्रदर्शन किया और बहुत सारे जुलूस भी निकाले गए, ठीक है। और यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था, जिसमें छात्र भी थे, मजदूर भी थे, किसान भी थे, हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया था इसमें। इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई थी, बहुत सारे नेता भी भाग लिए थे इसमें। जिसमें कौन कौन थे, जयप्रकाश नारायण जी थे, अरुणा आसफ अली एवं राम मनोहर लोहिया, और बहुत सारी महिलाएं जैसे बंगाल की वो मंदाकिनी हारा थी, असम के आपके कनकलता बरुआ, और बहुत सारी उड़ीसा से वो रमा देवी थी। अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के बावजूद इसे दबाने में 1 वर्ष से अधिक समय लग गया। मतलब ये आंदोलन इतना तगड़ा चला कि इसको बहुत जोरों से दबाने के कारण भी, मतलब अंग्रेज बहुत सारे इसका विरोध किए, इसको दबाने के कारण भी तभी भी 1 साल लग गया इसको खत्म करने में। समझ लीजिए इतने जोरों शोरों से चला था आंदोलन। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन पर हमने पूरा का पूरा थ्योरी अच्छे तरीके से लिख दिया है, और इसे अच्छे तरीके से नोट कर लो। 1 2 बार, एक बार तो लिखोगे, 1 2 बार पढ़ लोगे तो दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है कहानी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा प्रश्न। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न यह है कि प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके 3 परिणाम कौन थे। देखो 2015 में, 17 में, 19 में, 20 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है, और 100% 2023 में आएगा, इतना ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या हुए थे, ठीक है। 3 परिणामों को उल्लेख करने के लिए पूछा है। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम, और लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध की घटना ने यूरोप की ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दिशा को क्या किया, बदल दिया।
प्रथम विश्व युद्ध ऐसा उसका परिणाम हुआ कि यूरोप को ही नहीं पूरे संपूर्ण विश्व के ही आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक दिशा को क्या किया, बदल दिया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक परिणाम क्या हुआ। ठीक है, तो देखिए राजनीतिक परिणाम में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर विश्व युद्ध का अनेक तरीकों से प्रभाव पड़ा था। अलग अलग तरीकों से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पे प्रभाव पड़ा, और राजनीतिक परिणामों ने संपूर्ण विश्व की व्यवस्था ही बदल दी। ठीक है, राजनीति जो परिणाम हुआ था पूरे के पूरे विश्व की व्यवस्था को ही बदल दी। और इन परिणामों में जो राजतंत्रीय सरकारों का पतन हुआ और जनतंत्रीय भावना का विकास और अधिनायकवाद का उदय और अमेरिका का भी उदय और अमेरिका के उत्कर्ष, जापान का उत्कर्ष, ये सभी क्या थे उसमें शामिल थे राजनीतिक परिणाम में। ठीक है, इसके बाद फिर आप लोगों का हुआ आर्थिक परिणाम। अब देखो आर्थिक परिणाम में क्या हुआ कि आर्थिक परिणाम में कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के सभी राष्ट्रों को महान आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा। ठीक है, सभी सभी राष्ट्रों को अलग अलग क्षति का सामना करना पड़ा, और जिसमें जो था प्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 खरब रुपए व्यय हुए। मतलब आर्थिक परिणाम की बात करें अगर प्रथम विश्व युद्ध में, तो टोटल 10 खरब रुपए क्या हुए थे, व्यय हुए थे, खर्च हुए थे। तथा अप्रत्यक्ष रूप से किए गए व्ययों को तो अनुमान लगाना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। मतलब ऐसे जो व्यतीत हुए थे पैसा, उसको तो अनुमान लगाना मतलब कि असंभव है। ठीक है, ये तो आप लोगों को बस एक आंकड़ा दिया जा रहा है कि 10 अरब रुपए खर्च हुए थे, लेकिन इसका गणना नहीं कर सकते कि कितना रुपया खर्च हुआ था। ठीक है, फिर नीचे लिखोगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक जो क्षति के प्रमुख कारण थे, उत्पादन क्षमता और हास वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई, और राष्ट्रीय ऋण भार और जनता पर विभिन्न करों का भार, भी बेरोजगारी आदि थे। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीकों से ऋण भार और जनता पर विभिन्न करों का भार और बेरोजगारी आदि शामिल थे। ठीक है, तो ये तो आर्थिक परिणाम हुआ। इसके बाद सामाजिक परिणाम पे क्या इफेक्ट पड़ा उसको देखो। सामाजिक परिणाम यह हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात कई सामाजिक जो परिणाम थे, कई सामाजिक परिणाम भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सामने आए थे। जैसे जनहानि, महिलाओं के सामाजिक स्तर में सुधार हुआ था, जातीय कटुता की भावना में कमी, श्रमिकों में जागृतिक शिक्षा की प्रगति एवं विकास आदि में। ठीक है, यह सामाजिक परिणाम पे इफेक्ट पड़ा प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, के परिणाम। तो देखो तीन परिणाम था, एक तो राजनीतिक परिणाम था, और एक आर्थिक परिणाम था, एक सामाजिक परिणाम। अब तीनों हमने अच्छे तरीके से बता दिया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यह है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। देखो ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 से ही स्टार्ट है। 15, 17, 19, 20, 22 में प्रश्न आगे भी बहुत पूछा गया है, तो आदमी कितना लिखेगा। ठीक है, जो मेन मेन सन था वो हमने लिख दिया है। ठीक है, 2022 में भी जैव और अजैव आया था, तो सिंपल टॉपिक है ना, समझ जाओगे कि जैव और अजैव संसाधन होते क्या हैं। जैसे जैव संसाधन क्या होता है कि ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है। जीव मंडल मतलब जिसमें जीव हो, ठीक है, तथा जिनमें जीवन व्याप्त होती है। देखो बोल दिया, जिनमें जीवन व्याप्त, जिसमें जीवन जीने की क्षमता हो, जो जीवन जी सके, उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। जैसे में पशुधन हुआ, मत्स्य जीवन हुआ, प्राणी जगत हुआ, ये सब अब क्या है, जैव संसाधन है। और वहीं अजैव संसाधन की बात करेंगे तो देखिए अजैव संसाधन में क्या होगा कि ऐसे समस्त संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं। ठीक है, जिसमें जान प्राण कुछ है ही, होता ही नहीं है। जैसे अजैव संसाधन का, जैसे धातु और चट्टान, तो धातु चट्टान इसमें जीव होता है, जान होता है, नहीं होता है, तो ये अजैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। जिसमें जीव होता है, जान होता है, जो जीवन व्याप्त कर सकता है, जो जीवन जी सकता है, वो जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे पशुधन, हम लोग, प्राणी जगत, मनुष्य हुए। ठीक है, तो देखो छोटा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट, 4 नंबर के लिए प्रश्न आता है, बता दे रहा हूँ आप लोगों को, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि देखो भारत छोड़ो आंदोलन के किन 3 कारणों का उल्लेख करना है। ठीक है, जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, 3 कारण आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के 3 कारण कौन थे। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। पहला कारण यह था कि आंदोलन का तत्कालिक कारण जो था वो क्रिप्स मिशन की समाप्ति और मिशन के किसी अंतिम निर्णय पर न पहुंचना था। ठीक है, जो आंदोलन का जो तत्कालिक कारण हुआ क्रिप्स मिशन, जिसे समाप्ति मिशन के नाम से भी जाना जाता है, वो किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचा, तो उसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकला। ठीक है, और दूसरा कारण यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का बिना शर्त समर्थन करने की मंशा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ठीक ढंग से न समझा जाना। जो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का जो शर्त था उसका समर्थन नहीं किया गया, और मंशा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ठीक ढंग से बिना समझे, मतलब उसको समझा ही नहीं गया। ठीक है, ठीक है, तो ये आप लोगों का दूसरा कारण था भारत छोड़ो आंदोलन का।
और तीसरा कारण यह था कि ब्रिटिश विरोधी जो भावना था वो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग और भारतीय जनमानस में लोकप्रियता की प्राप्त कर ली थी उस समय। ठीक है, तो ये तीन देखिए सिंपल सिंपल टॉपिक हैं, तीन कारण थे भारत छोड़ो आंदोलन के, और तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 17, 18, 19, 20, 22 में ये प्रश्न पूछा गया, तो 100% 2023 में पूछा जाएगा। ठीक है, आपको बस इसको लिख के एक दो बार रिवाइज कर लेना है, इसको पढ़ लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न की तारीफ जितना की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, आप लोग भी जानते हो, आपके टीचर भी बताए होंगे कि भूस्खलन रोकने के कोई 3 उपाय सुझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि भूस्खलन रोकने के कोई 3 उपाय। ठीक है, आइए जानते हैं कि भूस्खलन रोकने के 3 उपाय कौन कौन से हैं। भूस्खलन मतलब होता है मृदा का अपरदन होना, मृदा कट के बह जाना। ठीक है, तो देखो मृदा अपरदन अथवा भूस्खलन को रोकने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला तो वन लगाना है। ठीक है, अब वन लगाना क्यों अनिवार्य है, तो देखो वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कणों को आपस में जकड़े रहती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव रुक जाता है। अभी वृक्ष लगा होते हैं, वृक्ष के जो जड़ होते हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, उससे मिट्टी का बहाव नहीं हो सकता। मिट्टी कितना भी बारिश होगा तो मिट्टी वहां से कट के नहीं जा सकती है, इसलिए वन लगाना वो अच्छा माना जाता है भूक्षरण रोकने के लिए। ठीक है, दूसरा होता है घास लगाना। तो घास भी होता है क्योंकि घास की जड़ें भी मिट्टी कणों को आपस में बंधी रखती हैं, अतः मिट्टी को बहने से रोकती है। तो दूसरा तो आपका घास लगाना हो गया। ठीक है, और 3 ही कारण पूछा, लेकिन हालांकि मैं 4 बताऊंगा क्योंकि 4 नंबर के लिए एग्जाम में आएंगे इस बार। और सीढ़ीनुमा खेत बनाना, देखिए सीढ़ीनुमा खेत बनाने का मतलब ये होता है कि पहाड़ी ढलानों पर जैसे सीढ़ीदार खेत बनाकर भूमि के कटाव को रोका जाता है, और ऐसे खेतों के चारों ओर से मेड़बंदी की जाती है, चारों से मेड़बंदी करके, और सीढ़ीनुमा यहाँ पे हम लोग यहाँ बनाते हैं वहां पे खेती करने के लिए, क्योंकि पानी एक स्तर से दूसरे नीचे पे जाता है, दूसरे से तीसरे पे आता है, पानी एक फ्लो में नहीं आता है कि मिट्टी का क्षरण हो सके, और मिट्टी बच भी जाती है उस तरह। और चौथा होता है समोच्च जुताई। समोच्च जुताई क्या होता है कि ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से जो ढाल के साथ साथ जल का बहाव होता है उसकी गति क्या होती है, घटती रहती है, जिसमें भूमि का कटाव में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, और मिट्टी बहता भी नहीं है। तो देखो 4 कारण हमने बता दिया आप लोगों को भूक्षरण रोकने का। एक तो वन लगा दीजिए, घास लगा दीजिए, तीसरा सीढ़ीनुमा खेत बना दीजिए, ठीक है, और समोच्च जुताई कर दीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो इसे नोट कर लो, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देख लो अगला प्रश्न जो है 6 नंबर के लिए प्रश्न एग्जाम में आता है। यह प्रश्न 6 नंबर के लिए पूछा जाता है कि जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 प्रमुख कारण बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है जल दुर्लभता। देखो जल दुर्लभता होता है क्या है, पहले आप हेडिंग बनाओगे जल दुर्लभता और इसके मुख्य कारण, और लिखोगे कि जल के विशाल या नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी का अनुभव किया जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। जल दुर्लभता का मतलब देखिए, जैसे यहाँ हम लोगों का भारत है, भारत में जल है कि नहीं है, लेकिन जनसंख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि जल होने के बावजूद भी जल की कमी का अभाव प्रकट होगा, उसे ही जल दुर्लभता कहते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी के लिए निम्न कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। कौन कौन कारण हैं जल दुर्लभता के, उसको देखेंगे। ठीक है, पहला तो औद्योगिकरण। सबको मालूम है कि भारत में स्वतंत्रता मिलने के बाद की बात अगर हम करें तो बड़े पैमाने पर हुए औद्योगिकरण के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ गया। जैसे ही भारत हम देश आजाद हुआ तो औद्योगिक का विकास बहुत तेजी से हुआ, और सबको मालूम है कि वहां पे संसाधनों पर दबाव बढ़ गया, और उद्योगों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति जल विद्युत से की जाती है। सबको मालूम है कि जो बड़े बड़े उद्योग चलाए जाते हैं वहां पे जल विद्युत ऊर्जा से जनरेट किया जाता है, उसको फंक्शन किया जाता है, काम किया जाता है वहां पे, तो जल की वहां पे कमी तो होगी होगी, इसलिए भी जल की कमी का सामना करना पड़ता है औद्योगिकरण। ठीक है, तो औद्योगिकरण भी आप लोगों का जल दुर्लभता का मेन कारण है, क्योंकि बहुत टेक्नोलॉजी आगे चल रही है, औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है, और उसका कहाँ से प्राप्ति हो रहा है, तो जल विद्युत से उसकी पूर्ति की जा रही है, उसकी ऊर्जा का जल वहां पे असीमित मात्रा से वहां पे खर्च की जा रही है, तो वहां पे देखने को आपको जल दुर्लभता मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी है बढ़ती जनसंख्या। देखिए बढ़ती जनसंख्या भी जल दुर्लभता का कारण है, क्योंकि तेजी से बढ़ती जनसंख्या जो है, वो तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए जो पेयजल की आपूर्ति के साथ साथ अनुत्पादन हेतु भी जल की आवश्यकता होती है। देखिए जितना जनसंख्या आपका बढ़ेगा आप फसल उतना उगाओगे, जितना फसल उगाओगे पानी की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, तो वहां पे भी जल दुर्लभता देखने को आपको मिलेगा। अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए देखिए जल संसाधनों का अधिक शोषण करके सिंचित क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है, किंतु इससे जल संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। वही चीज में देखा हूं ना कि वहां पे संसाधन, भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके उत्पादन के लिए आपको जल संसाधन की आवश्यकता होगी फसल को सिंचित करने के लिए, और वहां पे अधिक जल हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने फसल को यूज करने के लिए, तो वहां पे भी जल दुर्लभता देखने को आपको मिलता है।
तीसरा होता है जल का असमान वितरण। देखिए जल का असमान वितरण का मतलब ये होता है कि देश के अनेक भागों में सूखे की स्थिति रहती है। इन क्षेत्रों में वर्षा कम होने से जल दुर्लभता की स्थिति दिखाई पड़ती है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र आप देखोगे कि जहाँ वर्षा होती नहीं है, और जहाँ वर्षा होती नहीं है तो वहां पे नीचे से खोद कर पानी को निकाला जाता है, वहां की आवश्यकताओं को पूर्ति की जाती है, तो पानी भी भू स्तर का नीचे जाता है और वहां पे भी जल दुर्लभता को देखने को आपको कारण मिलता है। तो देखिए यहाँ पे 3 कारण हमने बता दिया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और ये प्रश्न ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखो अगला प्रश्न क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आईएमपी लगा लेना, इस पे स्टार बना लेना, इस प्रश्न की 1 2 3 बार प्रैक्टिस करके ही जाना। देखो 14 15 17 19 20 22 में प्रश्न पूछा गया। प्रश्न क्या, पहले ये देख लो कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर बार एग्जाम में आता है, इस बार तो 2022 में भी पूछा था कि भारतीय कृषि की 3 विशेषता। सबसे पहले आप उत्तर में लिखोगे भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं इस प्रकार हैं। 3 ही विशेषता आपको बताना है। देखिए पहला विशेषता यह है कि उर्वरकों और रासायनिक खाद का प्रयोग न करने के कारण भूमि की उत्पादकता कम तथा फसल उत्पादन भी कम होता है। सबको मालूम है कि अगर उर्वरक और रासायनिक खाद का प्रयोग अगर आप नहीं करते हो तो भूमि की उत्पादकता में कमी 100% होगी और फसल उत्पादन भी आप लोगों का कम होगा, क्योंकि मिट्टी में उस प्रकार की मिट्टी अब पहले जैसे नहीं रह गई है। ठीक है, कि आपका फसल अच्छे से हो पाए, उसके लिए आप लोगों को रासायनिक खाद का प्रयोग करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण यह है कि भारतीय कृषि प्राय मानसूनी वर्षा, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और अन्य पर्यावरणीय तत्वों पर निर्भर करती है। सबको मालूम है कि आजकल की जो फसल है वो हमेशा जो जो भी कृषि है, ठीक है, वो मानसूनी वर्षा और मृदा के प्राकृतिक उर्वरता पे ही निर्भर करती है। टाइम से अगर बरसात होती है, हर एक सिचुएशन के फसल अलग कैटेगरी से होती है। ठीक है, आपका गेहूं का फसल अलग मानसून में होता है, ठीक है, धान का अलग मानसून में होता है, तो उसके उर्वरता और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों पर भी निर्भर करता है। चलिए देखिए तीसरा क्या है, यहाँ पे तीसरा यह है कि भारत के लोगों का जीवन स्तर निम्न होने के कारण ये लोग आधुनिक कृषि नहीं कर सकते हैं। इनकी कृषि उपकरण भी पुराने प्रकृति के हैं। ये लोग धन कमाने के लिए कृषि नहीं करते हैं, बल्कि अपने और परिवार की उदर पूर्ति के लिए करते हैं। देखिए पहले जैसा जीवन नहीं रह गया। पहले लोग ये थे कि फसल पे फोकस करते थे, ठीक है, अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने उत्पादकता को बढ़ाने के लिए करते थे। लेकिन आज का ये चीज है कि लोग अपना जीवन बस मतलब सोच रहे हैं कि कुछ उतना फसल हो पाए जितना मैं खा सकूं, ठीक है, और उस प्रकार कृषि नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वहां पे ये चीज बोला जा रहा है कि भारत के लोगों का जीवन स्तर निम्न होने के कारण, मतलब बहुत कम होने के कारण आधुनिक कृषि नहीं कर सकते हैं वो लोग। कृषि उपकरण भी पुरानी प्रकृति की ही है उन लोगों की, और ये लोग धन कमाने के लिए कृषि नहीं करते हैं, बल्कि अपने परिवार की उदर पूर्ति के लिए करते हैं। तो ये भारत कृषि के कारण थे। ठीक है, 3 विशेषता हमने आप लोगों को बताया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक पे स्टार आपको बनाना ही पड़ेगा क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में ओरिएंटेड प्रश्न बनेगा यहाँ से। और चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 15 17 19 20 22 में प्रश्न पूछा गया है, देख पा रहे हैं, बहुत लाजवाब प्रश्न, 4 नंबर के लिए प्रश्न आता है। ठीक है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाना है। देखिए देखिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हैं, ठीक है, जो लंबे समय से प्रयोग में है और ये प्रकृति में तय तथा सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ये गैर नवीकरणीय होते हैं और ये मुख्य रूप से औद्योगिक तथा व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। जैसे में आप देखो पारंपरिक ऊर्जा होता है क्या, जैसे जीवाश्म ईंधन हुआ, उसमें शक्ति ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सीमित मात्रा में होते हैं। ठीक है, प्रकृति में ये तय होते हैं और सीमित मात्रा में ही उपलब्ध पाए जाते हैं। ठीक है, और इनको हम औद्योगिक तथा व्यावसायिक उद्देश्यों में इसके पूर्ति करते हैं। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्र हैं, एक मुंबई हाई और एक कलोल। देखिए कभी कभी प्रश्न में पूछ लेता है कि भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्र बताओ, तो एक मुंबई हाई बता दीजिएगा, कलोल बता दीजिएगा। तो देखिए ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं हमने बताया, उदाहरण भी आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो यही आपके ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। और यह प्रश्न आपको मैं बताऊं यहाँ से स्टार्ट है, इस प्रश्न को नोट कर लेना, प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, मतलब ये चीज याद रखना। ठीक है, नोट्स बनाते चलो। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न भी 4 नंबर के लिए ही ये प्रश्न आता है। देखिए प्रश्न 4 नंबर के लिए पूछा जाता है, क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, उदाहरणों सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। देखिए 16 17 20 22 में प्रश्न पूछा गया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहा है, राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, उदाहरण सहित बताइए। तो देखिए लोकतांत्रिक जो व्यवस्था में जब देश में आर्थिक विकास तेज होता है तो ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक समानता तो कायम रहती है,
लेकिन आर्थिक समानता कायम नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में सरकार आय वालों से कर के रूप में रकम वसूली करता है तथा गरीब और मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं कई कल्याणकारी कार्य करते हैं, जैसे सरकारी अस्पताल हुआ, सरकारी स्कूल। ठीक है, यहाँ तक कहने का मतलब ये चीज है, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होता है यहाँ पे कह रहा है कि जब आर्थिक विकास तेज होता है तो राजनीतिक जो समानता में कायम तो बनी रहती है, परंतु आर्थिक समानता कायम नहीं रह पाता। इस स्थिति में सरकार करता है क्या है कि जो लोग बड़े लोग होते हैं, ठीक है, उनसे कर वसूली करने लगता है। जो गरीब मध्यम वर्ग के लोग होते हैं उनको कल्याणकारी हेतु कार्य वहां पे सौंप देता है। ठीक है, ये सरकारी स्कूल हुआ, सरकारी आपके अस्पताल हुए, उस कैटेगरी का। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को। चलिए, और मैं आप लोगों को त्रिगुत्रीय प्रश्न कराने वाला हूँ, जिसमें से पहला प्रश्न आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। देखिए 6 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं, क्योंकि त्रिगुत्रीय 6 नंबर का आता ही है। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, 13, 15, 19, 22 में प्रश्न पूछा गया है, पूछता है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह पे एक निबंध लिखिए। तो देखिए सत्याग्रह, महात्मा गांधी पहला उन्होंने एक चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था 1919 ईस्वी में। पहला सबसे पहले पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह, और इसमें लिखेंगे कि चंपारण जहाँ बिहार में है, चंपारण बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों पर बागान मालिक बहुत अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी उपज को जमींदारों द्वारा निश्चित दरों पर बेचना पड़ता था। कह रहे हैं कि चंपारण सत्याग्रह उन्होंने चलाया था। चंपारण बिहार में जो नील की खेती करने वाले किसान थे उस पे बहुत अत्याचार हो रहा था। ठीक है, और किसानों को अपनी उपज को जमींदारी द्वारा निश्चित दरों पर बेचना पड़ता था। ठीक है, वो जितना आप लोग चाह रहे थे वो किसान उतना बेच नहीं पा रहे थे। जो उन लोगों को ऑर्डर आता था सरकार के द्वारा, उन लोगों की उतना में ही बेच पा रहे थे वो। तो चंपारण के किसानों ने दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के सत्याग्रहों के बारे में सुन रखा था। ठीक है, जो किसान थे, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन किए थे तो उनके बारे में सभी किसान सुन रखे थे। इसलिए उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने को आमंत्रित किया, और वो सभी किसान मिलकर गांधी जी को अपने चंपारण बुलाया। ठीक है, आमंत्रित किया उनको। और गांधी जी 1917 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और महादेव देसाई के साथ चंपारण पहुंचे। कब? 1917 में। ठीक है, 1917 में राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी और महादेव देसाई के साथ उन्होंने चंपारण पहुंचे। और यहाँ उन्हें किसानों की स्थिति देखने के बाद बहुत दुख हुआ। जब वहां पे उन्होंने किसानों की स्थिति देखी तो बहुत स्थिति खराब थी किसानों की, और उनको बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। सरकार गांधी जी की कार्रवाई से घबरा गई। सरकार ने तुरंत, जो गांधी जी ने कार्रवाई किया था, तो गांधी जी की कार्रवाई से सरकार घबरा गई और उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया। और उन्होंने कहा, सरकार ने गांधी जी को कहा कि ऐसा कीजिए कि आप चंपारण छोड़िए। ठीक है, परंतु गांधी जी ने आदेश की अवहेलना की और अपनी गतिविधियों को जारी रखा। परंतु गांधी जी ने क्या किया कि अपने वचन पे अड़िग रहे और उनके आदेशों को अवहेलना किया, उनके आदेशों को मना कर दिया और अपनी जो गतिविधि थी उनको जारी रखा। सरकार ने जनता के आक्रोश को देखते हुए अपना आदेश वापस ले लिया। सरकार ने जब देखा कि जनता बहुत ही ज्यादा आक्रोश है तो उसने अपना आदेश वापस ले लिया, और इसके बाद किसानों की स्थिति की जांच के लिए एक समिति का सदस्य बनाया गया, और किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। ठीक है, आवश्यक कदम यहाँ पे लिख लीजिएगा, उठाए गए। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, उठाए गए। इस प्रकार चंपारण में गांधी जी के सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग सफल हुआ। तो ये तो पहला प्रयोग था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, और दूसरा उन्होंने सत्याग्रह किया था खेड़ा सत्याग्रह, वो तो 1919 में था, ये 1918 का है खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, आप देखेंगे यही डालेंगे खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। ये किस लिए चलाया गया था तो देखते हैं। देखिए खेड़ा जो गुजरात में पड़ता है, किसानों की दयनीय दशा को देखकर गांधी जी ने सत्याग्रह करने का निश्चय किया। ठीक है, किसानों की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति खराब थी, तो गांधी जी ने उनकी स्थिति को देखा और उन्होंने सत्याग्रह करने का निश्चय किया। खेड़ा के किसानों ने भूमि कर देने से मना कर दिया, मतलब भूमि कर वहां पे लगता था। ठीक है, तो भूमि कर देने से किसानों ने मना कर दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अंततः ब्रिटिश सरकार को किसानों के सम्मुख झुकना पड़ा। अतः ब्रिटिश सरकार जो थे उनको झुकना ही पड़ा किसानों के सामने, और यह निर्णय लिया गया कि जो किसान कर देने की छूट प्रदान कर दी गई। ठीक है, इसका मतलब जो किसान कर दे रहे थे उनकी कर को माफ कर दिया गया। इसके बाद आगे लिखेंगे कि इसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन इससे आगे राष्ट्रीय को एक नया मार्ग मिल गया। सरकार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी को इस सफलता से काफी लाभ हुआ। ठीक है, बहुत लोगों को लाभ हुआ, और
उनका जो आत्मविश्वास है बढ़ गया और वे राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय होते गए, मतलब सफल होते गए, जितने भी आंदोलन करते गए उसमें सफल होते गए। और तीसरा लास्ट उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया था, अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन, जो कि 1918 में भी हुआ था उसी समय। ठीक है, अब देखते हैं कि अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन किसके लिए कराया गया था। देखिए अहमदाबाद जो कि गुजरात में पड़ता है, यह कपड़ा मिल मालिकों और मजदूरों में संघर्ष हो गया। जो कपड़ा मिल थे उसमें मालिकों और मजदूरों में संघर्ष हो गया, मतलब लड़ाई हो गया। मजदूर अपने वेतन में वृद्धि करने के लिए प्रयासरत थे, मतलब मजदूर की वेतन इतना कम था कि वो लोग अपनी वृद्धि को मांग करने लगे कि मेरा वेतन बढ़ा दीजिए। ठीक है, मिल मालिकों द्वारा ऐसा करने से मना करने पर, मतलब कि जो मिल मालिक थे वो मना कर दिए कि नहीं मैं आप लोगों की मजदूरी नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, वेतन में वृद्धि की सिफारिश की, मतलब वही करा कि मिल मालिकों द्वारा ऐसा करने से मना करने पर मजदूरों ने वेतन में वृद्धि करने की सिफारिश की, मतलब उससे रिक्वेस्ट किया ऐसा कीजिए कि बढ़ा दीजिए। फिर आगे देखेंगे कि गांधी जी ने मजदूरों को परामर्श दिया, उनको एक विचार दिया, परामर्श दिया, सहारा दिया कि वे अपनी मांग को पूरा करवाने की हिंसा का आश्रय न ले। तो उन्होंने कहा कि अपने मांग को पूरा करवाने का हिंसा का आश्रय अपने आप ऊपर न लीजिए। 1918 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के मजदूरों की मार्ग के लिए आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। हड़ताल के चौथे दिन मिल मालिकों ने उसकी मांगों को स्वीकार कर लिया और हड़ताल समाप्त हो गई। ठीक है, मिल मालिक मान गए। ठीक है, स्वीकार स्वीकार कर लिया और हड़ताल समाप्त हो गया। गांधी जी ने जनता को यह संदेश दिया कि अहिंसावादी आंदोलनों के द्वारा हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। यह गांधी जी का राजनीतिक में अनोखा अहिंसक प्रयोग था। तो यही आप लोगों का सत्याग्रह था गांधी जी का। 3 सत्याग्रह था जो कि हमने आप लोगों को बताया। एक खेड़ा सत्याग्रह था, एक चंपारण सत्याग्रह था देखा आपने, ठीक है, और एक अहमदाबाद सत्याग्रह था। तो यह प्रश्न देखिए अभी कंप्लीट होता हुआ है। देखिए यह प्रश्न नोट के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखे। 3 सत्याग्रह आप लोग नोट कीजिएगा, चंपारण, अहमदाबाद और एक आप लोगों का खेड़ा। ठीक है, यही 3 आप लोगों का है। इसको डिटेल में आप लोग याद कर लेना, ये प्रश्न बहुत ज्यादा 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रश्न देखिए, ये प्रश्न वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रश्न हमेशा आता है, बच्चे इसको लिख नहीं पाते हैं, याद ही नहीं कर पाते हैं, तुमको बताया नहीं जाता है कि इंपॉर्टेंट है तो लिखेंगे कहाँ से। लेकिन मैं आप लोगों को अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं, लिखेंगे इसका उत्तर कि भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख उपस्थित चुनौतियां निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो कम से कम 6 नंबर का है तो 6 चुनौतियां तो लिखना पड़ेगा, तभी 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो पहला लिखेंगे, पहला चुनौती जो था वो था क्षेत्रीय असंतुलन। देखिए क्षेत्रीय असंतुलन में लिखेंगे हम लोग कि भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है, अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं। देश के सभी क्षेत्रों का आर्थिक विकास एक जैसा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। सबके देश के अलग अलग क्षेत्रीय विकास अलग अलग हैं, किसी के कम है किसी के ज्यादा है, जिसमें क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया, जिसमें क्षेत्र के अलग अलग असंतुलन पैदा हो गया, किसी का संतुलन बराबर नहीं था, किसी में कम किसी में बेसी। ठीक है, एक और पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश जैसे विकसित प्रदेश हैं। ठीक है, ये सब जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश हैं। तो दूसरी ओर जैसे अगर हम बात करें तो बिहार हुआ, पूर्वी उत्तर प्रदेश हुआ, जैसे पिछड़े क्षेत्र भी हैं। ठीक है, ये सभी पिछड़े क्षेत्र हैं और इस क्षेत्रीय असंतुलन के कारण क्षेत्रीय की भावना उत्पन्न होती है जो लोकतंत्र की सफलता के मार्ग में बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए पहला डिंग, क्षेत्रीय असंतुलन, सबका क्षेत्रीय असंतुलन असंतुलन अलग अलग है। ठीक है, आपको वही डिटेल में लिखना है और यहाँ तक आप लोगों का क्षेत्रीय असंतुलन कंप्लीट हुआ। दूसरा चुनौती है सामाजिक तनाव एवं हिंसा। सामाजिक तनाव एवं हिंसा, देखिए दिख रहा ना आपको, पूरा लिखेंगे यहाँ पे। लोकतंत्र की सफलता की एक मुख्य शर्त देश में शांति तथा व्यवस्था की स्थापना है। लोकतंत्र की जो सफलता की एक मुख्य शर्त था, वो लोग सोच रहे थे कि देश में शांति बने और उसकी व्यवस्था बने। ठीक है, शांति और एक अच्छी व्यवस्था हो, वही कह रहा है कि देश में शांति तथा व्यवस्था की स्थापना है। परंतु भारत में जाति धर्म धन तथा सामाजिक असमानता के कारण लोगों में आपसी तनाव बना है। देखिए भारत में जो है जाति के लेकर, प्रति धर्मों को लेकर, धन कोई अमीर है कोई गरीब है, सामाजिक असमानताएं बनी है लोगों में। ठीक है, आपसी तनाव बना, किसी में मेल नहीं है। ठीक है, एकता नहीं है, जिसके कारण देश में समय समय पर हिंसात्मक घटनाएं होती रहती है, जिसके कारण अलग अलग घटनाएं होती रहती है। ठीक है, और इस प्रकार के सामाजिक तनाव तथा हिंसा का वातावरण भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, इस प्रकार जो सामाजिक तनाव तथा हिंसा के वातावरण भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये तो सामाजिक तनाव में हिंसा में आप लोगों को लिख देना है। ठीक है,
इसके बाद तीसरा जो चुनौती है उसको हम लोग देखेंगे, इसको मैं हटाता हूँ। तीसरा है संप्रदाय। क्या है? संप्रदायवाद। ये क्या होता है लिखेंगे? संप्रदायवाद भी भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत में संप्रदायवाद एक बीज बोने के लिए अंग्रेजी सरकार की फोड़ो और राज करो की नीति उत्तरदायी है। ठीक है, भारत का जो विभाजन भी सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ है और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी संप्रदायवाद अपना घिनौना चेहरा बनाए हुए हैं। ठीक है, तो संप्रदायवाद भी बड़ी चुनौती है। ठीक है, इसको आप लोगों को हेडिंग बना के लिखना है। ये तो तीसरी चुनौती थी। चौथा का बात करें तो निरक्षरता। ठीक है, निरक्षरता क्या होता है? तो निरक्षरता लिखेंगे कि निरक्षरता भी भारतीय लोकतंत्र की सफल में एक बड़ी चुनौती है। एक अशिक्षित व्यक्ति को अपने अधिकारों तथा कर्तव्य को पूरा पूरा ज्ञान नहीं होता है। करा कि एक अशिक्षित व्यक्ति जिसके पास शिक्षा नहीं है, उसको अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में पूरा ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं हो तो उसको क्या मालूम कि क्या मेरा अधिकार है, मेरा क्या कर्तव्य है। ठीक है, वह देश की समस्याओं तथा उनके समाधानों के बारे में जानकारी तथा उन्हें समझने की क्षमता नहीं रखता है। वो देश के अलग अलग जो संविधाएं हैं, मतलब समस्या आती है, समाधान उसके बारे में उसको समझने की उसके पास क्षमता ही नहीं है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 72 वर्षों के पश्चात भी देश के लगभग 25% व्यक्ति अशिक्षित हैं। कह रहा है इसका मतलब कि स्वतंत्रता जब देश आजाद हुआ तो 72 वर्षों के बाद भी अगर हम बात करें तो लगभग 25% व्यक्ति जो है अशिक्षित हैं, अभी उनको शिक्षा के ज्ञान नहीं है। तो यह है निरक्षरता। ठीक है, तो ये तो बड़ी चुनौती होगी। चौथा, कम से कम 6 चुनौतियां लिखना तभी 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, पांचवा जातिवाद होता है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, पांचवा जातिवाद है। लिखेंगे जातिवाद में कि भारतीय समाज जाति पर आधारित समाज है और जातिवाद भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। बिल्कुल सब अपने जात को लेकर आगे पीछे हुए हैं। ठीक है, चुनावों के समय विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने उम्मीदवारों का चुनाव प्राय जाति के आधार पर किया जाता है। बिल्कुल, अगर आप अपने कास्ट के हो तो अपने कास्ट में ही वोट दोगे। ठीक है, जो अलग अलग कास्ट में होते हैं अपने कास्ट को वोट देते हैं। ठीक है, तो ये जातिवाद है। और चुनाव प्रचार में जातिवाद पर बहुत बल दिया जाता है। बड़ी संख्या में मतदान भी जाति के आधार पर ही मतदान करते हैं। अगर आपके कास्ट क्या है, भले वो अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोगों का वोट वहीं जाएगा। ठीक है, तो जातिवाद भी कहीं ना कहीं बड़ी चुनौतियां हैं। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष। चलिए आगे बात करते हैं गरीबी। देखिए गरीबी बहुत बड़ी चुनौती है। गरीबी में लिखेंगे हम लोग कि गरीबी जो है भारतीय लोकतंत्र के सामने एक बड़ी चुनौती है। गरीबी भारतीय लोकतंत्र के सामने एक बड़ी चुनौती है। गरीब व्यक्ति अपने राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर गरीब व्यक्ति है तो ना तो अपनी राजनीति में हिस्सेदारी कर सकता, ना अपने अधिकार की मांग कर सकता, ना तो स्वतंत्र रह सकता है। ठीक है, कह कि चुनाव लड़ना तो दूर की बात है, वह अपने मत का प्रयोग भी स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकता है। मतलब कि चुनाव तो लड़ ही नहीं सकता है, लेकिन गरीब व्यक्ति है तो अपने स्वतंत्र मन से किसी को वोट भी नहीं दे सकता। उसको मतलब डरा कर धमका कर अपना वोट ले लिया जाता है। भारत में आज भी लगभग 22% लोग गरीबों रेखा से नीचे रह रहे हैं और ऐसे व्यक्ति जो कई बार अपना वोट बेचने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यह है गरीबी। गरीबी में क्या करना है, अगर वो अपना वोट देना भी चाहेगा किसी को तो उसे रुपए की लालच दे जाएगी, और गरीब है तो भाई उसको पैसे की जरूरत है तो वो पैसा लेकर किसी दूसरे को मत दे देगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो आई होप आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तैयार कर लेना किसी कीमत में, आपको बता रहा हूँ। ये देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार बना लीजिए इस पे कि भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। देखिए 13 में, 14 में, 16 में, 17 में, 19 में, 20 में, 22 में, 100% 2023 में देगा। लिखित बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है तो पूरा डिटेल में लिखेंगे। पहले हेडिंग आप डालोगे कि भारत छोड़ो आंदोलन, लिखोगे कि क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत पर व्यापक असंतोष को जन्म दिया। कह रहा है कि जो क्रिप्स मिशन चला था वो असफल हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध भी जो हुआ था उसमें बहुत प्रभाव पड़ा। ठीक है, उससे यह हुआ कि भारत में जो व्यापक असंतोष को जन्म दिया। ठीक है, इसके फलस्वरूप अगर हम बात करें तो गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया, उसने उसमें यह आंदोलन चलाया गया था कि गांधी जी ने यह आंदोलन चलाया कि पूरे के पूरे अंग्रेजों को यहाँ से पूरे भारत छोड़ने को जोर दिया था कि यहाँ से भारत को हटा दिया जाएगा। ठीक है, भारत से सारे अंग्रेजों को भेज दिया जाएगा। वर्धा में देखिए लिखेंगे, वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, 14 जुलाई 1942, ये याद रखना, 14 जुलाई 1942 को
कार्यकारिणी में कांग्रेस जो कार्य थी उसमें समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सत्ता को भारतीय को तत्काल हस्ताक्षरण एवं भारत छोड़ने की मांग की गई। ठीक है, उसमें तत्काल ये लिखा गया कि जल्दी से भारत छोड़ दिया जाए, ठीक है, अंग्रेजों को। फिर 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया। ठीक है, और इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का भाषण दिया था, और भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश में अधिकार हिंसों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े, सभी लोग इस आंदोलन में कूद पड़े, और उनका मेन उद्देश्य था कि भारत से जो भी अंग्रेज हैं उनको हटा दिया जाए, भगा दिया जाए। लोगों ने हड़तालें की और राष्ट्रीय गीतों एवं नारों के साथ प्रदर्शन किया। ठीक है, अलग अलग नारे लगाए गए। ठीक है, लोग हड़ताल कर दिए और जुलूस भी निकाला गया है, हम लिखेंगे जुलूस भी निकाला गया। और यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था, सभी लोगों ने मिलकर किया था। ठीक है, इस आंदोलन को, जिसमें छात्र भी शामिल थे, मजदूर और किसान जैसे हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया, और इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई, जिसमें जयप्रकाश नारायण अरुणा, आसफ अली एवं राम मनोहर लोहिया, बहुत सारी महिलाएं जैसी बंगाल से वो आपके मंतागिनी हरा थी, असम से आपके कनकलता बरुआ, और बहुत सारी उड़ीसा से जैसे रमा देवी थी। अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोगों के बावजूद इसे दबाने में 1 वर्ष से अधिक समय लग गया। कह रहा कि अंग्रेजों ने पूरा अपना जोर लगा दिया था, ठीक है, उनके प्रति, तभी भी इसको रोकने के लिए, इसको दबाने के लिए इस आंदोलन को कम से कम 1 वर्ष लग गया। समझ लीजिए इतना तगड़ा आंदोलन हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। पूरा संक्षिप्त में हमने इसको निबंध यहाँ पे प्रस्तावित किया है, लिखा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल वर्ड में लिखा है, आराम से याद कर लोगे इसको, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए इसको तैयार कर लेना 100%, जो बता रहा हूँ 100% तैयार कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आगे के ये 4 प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे के ये जो 4 प्रश्न में यहाँ लिख के लेकर आया हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपको। एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ 95% की दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती है, सारे प्रश्न अगर आपको तैयार हैं तो। देखिए इसमें से ये वाला प्रश्न, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ था उसमें संस्कृति का क्या योगदान था, 3 उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। ठीक है, तो 3 उदाहरण। तो पहला हम लोग डालेंगे यहाँ पे हेडिंग। देखिए पहली हेडिंग रहेगी रूमानीवाद। पहली उत्तर इसका बता रहा हूं, पहली हेडिंग रहेगी रूमानीवाद। इसमें लिखेंगे कि रूमानीवाद एक ऐसा आंदोलन था जो लोगों में एक खास तरह की भावना का विकास करना चाहता था। ठीक है, रूमानी कलाकार और कवियों ने तर्क एवं विज्ञान के महत्व की आलोचना किया और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवाद पर अधिक बल दिया। इसका मत था कि एक साझा संस्कृति को ही राष्ट्र का आधार बनाया जाए। ठीक है, उनका यह साझा था कि संस्कृत को ही राष्ट्र का आधार बनाया जाए। ये रूमानीवाद था। ठीक है, 3 उदाहरण पूछा था। पहले हमने रूमानीवाद बता दिया। देखिए कितना सिंपल है, याद कर दोगे, तुरंत याद कर लोगे इसको। ठीक है, दूसरा है राष्ट्र भावना। ठीक है, राष्ट्र भावना लिखेंगे इसमें कि भाषा एवं बोलियां तथा संगीत ने राष्ट्रीय भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थानीय बोलियों के माध्यम से स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र किया गया। ठीक है, जिससे आधुनिक जो राष्ट्रीय संदेश अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। जो स्थानीय बोली थी, तो स्थानीय बोली का मतलब ये होता है कि जहाँ पे भाषा कौन सी बोली जाती है वहीं के लोग उसको समझते हैं। तो स्थानीय बोलियों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया, क्योंकि स्थानीय बोली बोलकर वहाँ के लोगों को आधुनिक राष्ट्रीय संदेश से अधिक लोगों तक पहुंचाया गया कि मेरा संदेश क्या है। जहाँ अधिकांश लोग निरक्षर थे, बहुत लोग यहाँ पे इस पे जुड़े। ठीक है, तो यह राष्ट्रीय भावना। तीसरा भाषा एवं लोक साहित्य। तीसरा क्या है, भाषा एवं लोक साहित्य। लिखेंगे कि भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद जो पोलिश भाषा का महत्व समाप्त कर दिया गया और तथा रूसी भाषा को एक हथियार बनाया। पोलिश भाषा जो थी रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष में प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। ठीक है, संघर्ष में प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। तो 3 हमसे उदाहरण पूछा था और तीनों हमने बता दिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पहला प्रश्न क्लियर हो गया ना कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद का विकास में संस्कृति का योगदान क्या था। देख रहे हैं ना, संस्कृति का 3 हमने योगदान आप लोगों को बताया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें से अगला प्रश्न यह है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखे। बहुत
प्यारा प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जर्मनी की जो एकीकरण की प्रक्रिया थी उसके बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखना है। तो चलिए देखिए इसको लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल एग्जाम में आता है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया। तो चलिए आप लोग उत्तर यहां से लिखेंगे हम लोग कि 1848 के बाद लिखेंगे, 1848 के बाद यूरोप में राज्य शक्ति 1848 के बाद यूरोप में राज्य शक्ति और राजनीतिक वर्चस्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया। ठीक है, जर्मनी में जो था मध्यम वर्गीय लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावनाएं व्यापक थी। जर्मन के जो मध्यम के लोग थे उसमें राष्ट्रवाद को लेकर बहुत भावना थी, मतलब बहुत भावनाएं व्यापक थी। 1848 में जो जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, 1848 में जो जर्मन संप्रदाय थे बहुत अनेकों लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, 1848 में। आगे लिखेंगे कि प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया और प्रसा के प्रमुख मंत्री कौन थे? ऑटो वन बिस्मार्क को इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है। इस प्रक्रिया का जनक किसको माना जाता है? ऑटो वन बिस्मार्क को जनक माना जाता है। और जिसने क्या किया कि प्रसा की सेना और नौकरशाही की सहायता लिया और जर्मन के एकीकरण के समय हुई बड़ी घटनाएं निम्न थी। कौन कौन सी घटनाएं उसमें हुई थी तो उसको देखेंगे पॉइंट वाइज। तो देखिए पहला ये था कि ऑस्ट्रिया और डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 वर्षों तक लड़ा गया युद्ध प्रसा की जीत के साथ समाप्त हो गया। देखिए ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 वर्षों तक युद्ध लड़ा गया और आखिरकार जीत के साथ समाप्त हुआ और एकीकरण की प्रक्रिया जो हुई वहां पे पूरी हुई। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि 18 जनवरी 1871 को जर्मन राज्यों के शासकों, सेना के प्रतिनिधियों, प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क सहित प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल में हुई। कह रहा कि 18 जनवरी 1871 में सभी लोगों ने मिलके और वहां पे मुख्य भूमिका उनकी थी ऑटो वन बिस्मार्क और महत्वपूर्ण मंत्रियों को मिलाकर मतलब एक बैठक महल में बैठाई गई। ठीक है, वर्साय के महल में। ठीक है, फिर क्या हुआ इसमें लिखेंगे जिसमें काइजर विलियम प्रथम की अध्यक्षता में, ठीक है, अध्यक्षता कौन कर रहे थे? काइजर विलियम प्रथम। उस समय नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। ठीक है, और जर्मनी में मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी और न्यायिक प्रणाली के आधुनिकीकरण पर नए राज्य ने बल दिया। ठीक है, तो यह आप लोगों का क्वेश्चन समाप्त होता हुआ एक प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, किसी कीमत पे तैयार करना है। तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त हमने लेख लिखा है और अच्छे से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। उसको नोट कर लेना है, नोट्स बना लेना, उसी को आप लोग रिवाइज करके एग्जाम में चले जाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यह है कि लोकतांत्रिक शासन की किन्हीं 2 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। कह रहा है कि लोकतांत्रिक जो शासन थी उनकी किन्हीं 2 चुनौतियों का उल्लेख करने के लिए बोला है। और आप लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक चुनौती पे 3 नंबर मिलेगा, दूसरा चुनौती अगर आप लिखते हो तो 3 नंबर, मतलब टोटल 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहली चुनौती। तो देखिए उत्तर में लिखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख उपस्थित चुनौतियां निम्नलिखित थी। कौन कौन सी? तो पहला चुनौती, 2 ही चुनौती पूछा है। पहला क्षेत्रीय असंतुलन, पहला हेडिंग रहेगा आपका क्षेत्रीय असंतुलन। लिखेंगे कि भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। देश के सभी क्षेत्रों का अधिक विकास एक जैसा नहीं हुआ है, सबका विकास अलग अलग हुआ है, किसी का कम किसी का ज्यादा, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया है। एक और पंजाब और हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश से विकसित प्रदेश हैं तो दूसरी ओर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े क्षेत्र भी हैं। देखिए प्रश्न हमने आगे ही करा दिया है, फिर इसको कराना पड़ रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहां पे डिटेल में पूछा था, यहाँ पे हम लोग 2 ही इसका संतुलन बताएंगे। ठीक है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े क्षेत्र भी हैं। इस क्षेत्रीय असंतुलन के कारण क्षेत्रीय की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, जो लोकतंत्र की सफलता के मार्ग में बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। वहां पे निम्नलिखित, तो वहां पे हमने आप लोगों को चुनौतियां बताया, लेकिन यहाँ पे 2 ही चुनौतियां पूछा है। ठीक है, इसलिए 2 ही चुनौतियों का जिक्र करूंगा। तो पहली चुनौती हो गया आप लोगों का क्षेत्रीय असंतुलन। सबके क्षेत्र अलग अलग है, कोई आपका कमजोर है तो कोई ज्यादा आप लोगों का अधिक सफल है। ठीक है, तो इसलिए क्षेत्रीय असंतुलन भी बना हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, यहाँ तक पहली हेडिंग क्षेत्रीय असंतुलन। दूसरा है सामाजिक तनाव एवं हिंसा। सामाजिक तनाव एवं हिंसा में लिखेंगे कि लोकतंत्र की सफलता की एक मुख्य शर्त देश की शांति तथा व्यवस्था की स्थापना है। सब लोग यही चाहते हैं कि सब लोग शांति रहें और उनकी व्यवस्था अच्छी हो।
परंतु भारत में जो जाति धर्म धन तथा सामाजिक असमानता के कारण लोगों में आपसी तनाव बना हुआ है। देखिए, जाति के प्रति सब लोग अपने जाति की तरफ है, धर्म सब लोग अपना अपना धर्म अपना रहे हैं, किसी दूसरे धर्म की तारीफ न करना, उनका विरोध करना, और धन के प्रति मेरा ज्यादा धन है तो गरीब लोगों को सताना, ठीक है। ये सारी चीजें असमानता के कारण लोगों में जो आपसी तनाव है बना हुआ है, जिसके कारण देश में जो समय समय पर हिंसात्मक घटनाएं होती हैं, ठीक है। इस प्रकार के सामाजिक तनाव तथा हिंसा का वातावरण भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है, ठीक है। तो भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख उपस्थित चुनौतियां दो हमसे पूछा था, दोनों हमने बता दिया। पूरे नंबर उठा ले जाओगे, एक प्रश्न छूटेगा। देख पा रहे हो ना, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस एक और प्रश्न आया था, तो उसमें बहुत सारी चुनौतियां हमने 4-5-6 चुनौतियां आप लोगों को बताया था, इसमें 2 ही चुनौतियां पूछा है। तो सारे दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 2 चुनौती पूछेगा तो 2 लिख दिएगा, और प्रमुख चुनौतियां पूछेगा तो प्रमुख चुनौतियां लिख लीजिएगा, पूरे नंबर मिलेंगे आप लोगों को। तो चलिए, भी प्रश्न क्लियर हो गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखो क्या है, भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों में भूमिका का वर्णन कीजिए। कि भारतीय लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल है उनकी क्या भूमिका है, इसको देखते हैं। चलिए, तो इसकी पहली हेडिंग डालेंगे राजनीतिक दल का अर्थ, ठीक है। हेडिंग क्या रहेगी, राजनीतिक दल का अर्थ लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न ये था कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका को वर्णन कीजिए। तो राजनीतिक दलों का भूमिका को वर्णन कर रहे हैं। सबसे हेडिंग डालेंगे राजनीतिक दल का अर्थ, लिखेंगे कि राजनीतिक दल लोगों का ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करता है। जिसके राजनीतिक दल का मतलब ये होता है कि चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए यह कार्य करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम निर्धारित करता है, और राजनीतिक दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करता है कि उनकी जो नीतियां हैं दूसरों की तुलना में उचित हैं। मतलब जब वो आता है, आप लोगों का चुनाव देखते होंगे आप लोग, तो चुनाव में ये होता है ना, एक दूसरे के विरोध करना। जैसे वो कहेंगे उनसे अच्छा मेरा प्रयास रहा है, मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, ठीक है, अपनी तारीफ करना। तो वही कह रहा है कि राजनीतिक दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करता है कि उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो नीति है दूसरों की तुलना में बहुत अच्छी है, और ये चुनाव के माध्यम से समर्थन पाकर अपनी नीतियां लागू करना चाहते हैं। राजनीतिक दल किसी समाज में मौलिक राजनीतिक विभाजन को दर्शाते हैं। देखिए कह रहा है कि किसी समाज में मौलिक राजनीतिक विभाजन को दर्शाता है, ठीक है, राजनीतिक विभाजन। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि सभी दलों ने समाज के कुछ हिस्सों का समर्थन किया। सभी दल ने समाज के कुछ हिस्सों का समर्थन किया। किसी भी राजनीतिक दल में 3 मुख्य तत्व होते हैं, नेता, एक सक्रिय सदस्य, एक अनुयायी या समर्थक। एक तो नेता हो गया, एक सक्रिय सदस्य होता है, ठीक है, और एक अनुयायी या समर्थक जो उसका समर्थन करे। तो यह था राजनीतिक दलों का अर्थ। अब पूरा का पूरा आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत हमने शॉर्टकट में लिख के लेके आया है कि कम शब्दों में अच्छे से आप लोग एक्सप्लेन कर पाओ कि आप 6 नंबर पूरा उठा ले जाओ। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखा आपने कि इस वीडियो में बहुत सारा मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग को दीर्घोत्तरीय प्रश्न बताया। ये सारे प्रश्न आपको तैयार होने चाहिए किसी कीमत पे। अगर मेरे पे ट्रस्ट है, विश्वास रखते हो तो 100% इसको तैयार करके जाना। 95% 100% आएंगे। तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारा से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।